Good morning, everyone. Welcome to EduWords Infinity. I hope you all are doing really well here. तो आज बात करते हैं टुडे इज 10th ऑफ जून 2026 और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, जैसे आप सभी को पता है हम सारे जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनका पूरा कंपाइलेशन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कीजिएगा आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ आपको इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। विद दैट यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द एडुवर्ड्स इन्फिनिटी एप्लीकेशन हियर। आप प्ले स्टोर में जाकर यहाँ पर आपको लिंक भी प्रोवाइडेड है, आप इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड मेक श्योर कीजिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है सो दैट जैसे ही यहाँ पर कुछ भी अपडेट आता है आप यहाँ से इसका अपडेट लेते रहें। एंड वन मोर थिंग हियर, आप लोगों के लिए स्पेशल अपडेट है यहाँ पर। अगर आपको जितने भी हमारे न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, पीआईबी, जितनी भी यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए और कोई भी आपकी मैगजीन है, कुरुक्षेत्र आपकी योजना है, किसी भी तरीके की मैगजीन है और किसी भी तरीके के जो स्पेशल स्टडी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल दी लिंक्स आर अवेलेबल ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, सो मेक श्योर कीजिएगा आपने सारी चीज़ों को यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। सो फर्स्ट थिंग इज मोदी विल पास नेहरूज रिकॉर्ड ऑफ बीइंग लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया, इसे हम यहाँ पर देखेंगे। सेकंड हम बात करेंगे बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 की। फिर यहाँ पर एक आपके एडिटोरियल्स आ जाते हैं, ये सारे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सब आपके एडिटोरियल्स हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के। तो इसमें हम इंडिया नेपाल के बारे में बात करेंगे कि करंटली इंडिया नेपाल के जो रिलेशन है, आप लोग देख रहे होंगे कंटिन्यूसली ये न्यूज़ में यहाँ पर बना ही हुआ है ना, इंडिया और नेपाल के बारे में। फिर हम इंडिया और म्यांमार के बारे में देखेंगे। फिर चाइना का जो रोल है इंटरनेशनल ऑर्डर में इस साल अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ इन एज ऑफ एआई पॉप रिटर्न्स टू ओल्डर हियर। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोदी विल सरपास नेहरूज रिकॉर्ड ऑफ बीइंग लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ पर अभी 4398 डेज इनके क्या हो चुके हैं, ऑफिस में कंप्लीट हो चुके हैं। कल 9th ऑफ जून की डेट तक अगर हम देखते हैं तो 4398 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। सो 4398 days in office on Tuesday and would surpass the record of former Prime Minister Jawaharlal Nehru on Wednesday. ओके, सो ये यहाँ पर बताया गया। अभी सारी चीज़ें क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम देख लेते हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कितने कैसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं। सो नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे 15th प्राइम मिनिस्टर हैं, आप लोगों को ये बता दिया जाए। ओके, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर थे, 15th ऑफ अगस्त से 27th ऑफ मई 1964। ओके, इनका जो हम टेन्योर अगर देखते हैं डेज में, इट वॉज 5980। और जैसे कि आप सभी को पता है अभी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है उनका जो टेन्योर है वो ऑलरेडी 4398 डेज कंप्लीट हो चुका है। सो ये से क्या कर सकते हैं, सरपास कर सकते हैं अपकमिंग डेज में। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं लाल बहादुर शास्त्री, ये सिर्फ 581 डेज ही प्राइम मिनिस्टर रहते हैं 9th ऑफ जून 1964 टू दिस। फिर इंदिरा गांधी यहाँ पर आ जाता है 4000। अगर हम देखें जवाहरलाल नेहरू के बाद यहाँ पर इंदिरा गांधी जी हैं, ठीक है, जिनका आपको जो टेन्योर है वो ज़्यादा दिखेगा। उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह, इंदिरा गांधी अगेन। ओके, उसके बाद राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, वीपी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, फिर आई के गुरजाल, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर से फिर करंट प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी। देखिए अब हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों ने इस बार का जो पेपर है वो ज़रूर देखा होगा, है ना। उसमें अब क्या है, आपने क्या देखा, एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमें अब टाइम लाइन भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कोई वो नहीं है कि आपसे ये टाइम लाइन बहुत ही वेग लग रहा होगा ये कि मतलब ये ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, बट स्टिल हमें ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है। और ये हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैम कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो कितने यहाँ पर रह चुके हैं। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया कॉल्स फॉर डायलॉग ऑन क्लाइमेट फाइनेंस एडेप्टेशन एट बॉन मीट। ओके, इंडिया को यहाँ अगर हम बता दिया जाए 8th ऑफ जून से लेकर 18th ऑफ जून तक हमारा ये क्या होने वाला है, बॉन की मीटिंग यहाँ पर है। सो ये सेशन आपका है, ये एक सब्सिडरी बॉडीज़ है जिसमें हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन एसबीआई ऑन साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होता है उसमें जितने भी ड्राफ्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर हम बॉन कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, ठीक है, सो
बॉन कॉन्फ्रेंस यहाँ पर है क्या? सो द बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस रिफर्स टू द एनुअल मिड ईयर क्लाइमेट नेगोशिएशन हेल्ड अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट, जो आपका यूएनएफसीसी है, इसके अंडर क्या होता है, ये आपका मिड ईयर, देखिए जून चल रहा है, जून आपका मिड ईयर होता है, तो यहाँ पे जितने भी क्लाइमेट नेगोशिएशंस हैं उनको रेफर किया जाता है। ऑफिशियली अगर हम देखते हैं तो दिस इज एज अ 64th सेशन ऑफ द सब्सिडरी बॉडीज, इसलिए हम इसे SB64 भी करें। न्यूज़ में आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज SB64 हियर। इट सर्व एज अ टेक्निकल एंड प्रिपरेटरी मीटिंग अहेड ऑफ एनुअल COP समिट, ठीक है। अभी करेंटली 2026 का ये जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुआ है, बॉन जर्मनी में, ठीक है, इसलिए इसको बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है। एम क्या है हमारा, ये एम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एम इज़ टू एडवांस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमिटमेंट मेड अंडर द पेरिस एग्रीमेंट एंड प्रीवियस COP's डिसीजन। हम ये कॉन्फ्रेंस, ये जो हमारा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसका जो मेन रीज़न क्या है, इसके पीछे एम क्या है, तो हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ कमिटमेंट्स किए हैं कि हम उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, और जितने भी हमारे COPs थे, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जितने भी हमारी अब तक हो चुकी हैं, जितने भी उसमें कमिटमेंट्स किए गए हैं, उसको उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे एडवांस करने के लिए हम ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकें, नेगोशिएट कर सकें ऑन एडेप्टेशन, मिटिगेशन, क्लाइमेट फाइनेंस, लॉस एंड डैमेज एंड जस्ट ट्रांजिशन। ओके, अब इस बार की कोर थीम क्या क्या थी वो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहले आपका आ जाता है क्लाइमेट फाइनेंस एंड एडेप्टेशन। ओके, फर्स्ट इज व्हाट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड अडेप्टेशन। सो बेसिकली यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जितने भी आपके डेवलप्ड नेशन हैं, है ना, तो ट्रिपल पब्लिक एडेप्टेशन फाइनेंस टू $120 बिलियन एनुअली बाय 2035। सो ये डिमांड किया जा रहा है जितने भी आपके डेवलप्ड नेशन हैं उन्हें क्या करना होगा, जो पब्लिक एडेप्टेशन जो फाइनेंस है उसे $120 बिलियन तक एनुअली, मतलब हमें 2035 तक ये करना है। इंडिया एंड अदर डेवलपिंग नेशंस आर परसुइंग फॉर कॉन्क्रीट डायलॉग एंड स्केलिंग अप दिस फाइनेंस एंड एस्टैब्लिशिंग क्लियर एडेप्टेशन इंडिकेटर। अब जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज़ हैं, इंडिया और जितनी भी अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, है ना, वी आर नॉट डेवलप्ड नेशन, वी आर जस्ट स्टिल डेवलपिंग हियर। सो हम अपना क्या है, हमारे जो कंक्रीट डायलॉग्स हैं हम उसे स्केल अप कर रहे हैं, फाइनेंस और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, एडेप्टेशन के इंडिकेटर्स हैं, उसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम इसमें बात करेंगे एनर्जी ट्रांजिशन की। एनर्जी ट्रांजिशन इसमें बेसिकली क्या है, सो डेलीगेशंस आर फोकसिंग इम्प्लीमेंटिंग द गोल्स एग्रीड अपॉन द प्रीवियस। जितने भी आपकी यहाँ पर मीटिंग हुई है, फॉसिल फ्यूल का जो यूज़ है उसे हमें कम करना है, ट्रांजिशन करना है, क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना है, तो जितने भी हमने यहाँ पर गोल्स हमने यहाँ पर किया एनर्जी का ट्रांजिशन, उस पर फोकस किया गया है। अब हमारा जो COP31 उसमें जो उसका जो ग्राउंड वर्ड है उस पर भी फोकस किया जा रहा है कि ये जो बॉन एक्ट होगा ये हमारा फर्स्ट मेजर मल्टीलैटरल नेगोशिएशन होगा, ठीक है, जो हमारा COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 बेलम ब्राज़ील में यहाँ पर हुआ था आपका, एमिंग टू ड्राफ्ट एंड फाइनलाइज द की नेगोशिएशंस एडॉप्टेड COP31 इन अंटला, टर्की। फिर यहाँ पर जो अभी जो हमें जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, लाइक इस टाइम पर आपको दिख ही रहा है कि कितने सारे चैलेंजेस हो रहे हैं, कंट्रीज़ आर इन वॉर इटसेल्फ हियर। सो एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर ये जो एनर्जी सिक्योरिटी का कंसर्न रेज किया है ना, और इसको नोट भी किया गया है, क्योंकि अभी आप सभी को पता है ईरान में क्या क्राइसिस चल रहा है, रशिया यूक्रेन का तो आपका कंटिन्यूशन देख ही रहा है किस तरीके से रशिया यूक्रेन के बीच में यहाँ पर हो रहा है। सो इससे क्या हो सकता है कि एनर्जी सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है, तो इस चीज़ को नोट किया गया है। और आने वाले टाइम पर हमें ये भी देखना है कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल पॉलिटी में कॉम्पिटिशन भी हमें फेस करना होगा बिकॉज ऑफ दिस। सो दिस कैन फ्रैक्चर योर जियो पॉलिटिक्स एंड थ्रेट कर सकता है हमारे जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं, जो भी हमारे ग्लोबल एजेंडाज हैं, है ना, ये उसको क्या कर सकता है, बहुत बड़ा थ्रेट पोज कर सकता है ना। फाइन, चलिए आगे मूव करते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस मतलब एक तरीके से देखते हैं, आपको यहाँ पर डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि ये SBI क्या है। SBI हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारा दूसरा SBI है। सो द सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, ये क्या करता है, आपका ये जो बॉडी है एडवाइस करता है, असिस्ट करता है किसको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल मैटर्स। या क्लियर हुआ, ये जो आपका SBS सबस्टा
ये जो बॉडी है आपकी, ये क्या करती है, एडवाइस करती है किसको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को, और टाइमली इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहती है टेक्निकल एंड साइंटिफिक मैटर्स पर। उसके बाद हम बात करते हैं सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ये भी क्या करती है, आपकी COPs को असिस्ट करती है इन द असेसमेंट एंड रिव्यू ऑफ द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन एंड पेरिस एग्रीमेंट। तो SBI का क्या काम है यहाँ पर, असिस्ट करना। किसे असिस्ट करना है यहाँ पर, असिस्ट COP, ये COP को असिस्ट करती है कि वो क्या करे, रिव्यू करें, क्या यहाँ पर रिव्यू, कि उनका अभी तक जो भी हमने यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं चीज़ों का या फिर नहीं हो रहा है ना, हम यहाँ पर जो चीज़ें लेकर आ रहे हैं, हम यहाँ पर टारगेट पुट कर रहे हैं, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज न्यू फेस इन इंडिया नेपाल रिलेशन। अब देखिए इंडिया नेपाल रिलेशन की यहाँ पर न्यू फेस की बात की जा रही है। आप सभी को पता होगा कि नेपाल में यहाँ पर क्या होता है, एक जनजी का प्रोटेस्ट होता है। उस प्रोटेस्ट के बाद में अभी जो करेंट गवर्नमेंट है वो काफ़ी यंग है। ठीक है, सो सबसे बड़ा जो यहाँ पर आ जाता है कि अभी जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है बलेंद्र शाह, जिन्हें हम बैलन के भी कहते हैं, सो यहाँ का इनका इंटरवेंशन पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया नेपाल ओवर काला पानी, लिपू लेक एंड लिम्पियानदुरा, ये जो दोनों कंट्रीज़ के द्वारा क्या किया जाता है, क्लेम किया जाता है। इंडिया ये क्लेम करता है कि ये जो है इंडिया का पार्ट है, और नेपाल ये क्लेम करता है कि ये जो तीनों पार्ट है वो, ये जो एरिया है वो किसके अंडर है, नेपाल के अंडर है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर ये डिस्कस किया। पहले इसमें बेसिकली देखिए ये जो पूरा आपका जो हम एक तरीके से कहेंगे डिप्लोमेटिक पाथ की तरफ हम आगे मूव कर रहे हैं। सो इस बॉर्डर डिस्प्यूट में कैसा रिस्पांस रहा, तो नेपाल का ये रिस्पांस रहा कि हम क्या करेंगे। देखिए इंडिया चाइना का जो ट्रेड है वो लिपू लेक के थ्रू से ही पास होता है ना। इंडिया और चाइना का जो ट्रेड होता है बेसिकली वो लिपू लेक, ये जो एरिया है यहीं से पास ऑन होता है, पहली चीज़ ये आ जाती है। तो ये इसका जो डिप्लोमेटिक हम एक तरीके से देखते हैं इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है इस एरिया का। सो इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, हम इसे डिप्लोमेटिकली क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। हमें किसी थर्ड पार्टी की यहाँ पर नीड बिल्कुल भी नहीं है। सो नेपाल प्राइम मिनिस्टर इंडिकेटेड दैट बाउंड्री डिस्प्यूट इज नॉट वन साइडेड एंड शुड बी रिजॉल्व थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, हिज रिमार्क amid objection over trade and pilgrim routes, shifting political turns of Kathmandu suggested a caution move, a rational approach India Nepal relation। अगर देखिए ये जो रिलेशन है ठीक है बहुत वो है, लेकिन इसमें कुछ हिस्टोरिकल क्लेम्स भी आप सभी को पता होगा। जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर एरा का जो डेटा है वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्टरी है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पर हो जाता है, जिसकी वजह से हम उस चीज़ को प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए अगर नेपाल के साथ डिस्प्यूट होता है, नेपाल हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, नेपाल के साथ हमारे सिर्फ नॉर्मल बॉर्डरिंग वाले रिलेशन नहीं कि सिर्फ बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ है, यहाँ पर हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन भी नेपाल के साथ हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना होगा और हम एक्सपर्ट लेवल पर डिस्कशन कर सकते हैं डिप्लोमेटिक वे में, और जो हमारे रिलेशंस हैं उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए, मैप में आपको क्लियर होगा, ये नेपाल यहाँ पर आ जाता है और ये इंडिया की बॉर्डर है, ये उत्तराखंड वाला जो साइड है, तो ये है आपका लिम्पियानदुरा, फाइन, ये काला पानी है और ये लिपू लेक पास है, यहीं से क्या होता है आपका इंडिया चाइना का ट्रेड होता है। फाइन, ये पूरा जो आपका रीजन है, दिस रीजन इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हियर। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो इंडियाज रोड थ्रू म्यांमार इज वन ऑफ एंगेजमेंट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इंडिया और म्यांमार के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। अब देखिए अभी बेसिकली क्या हुआ है कि जो म्यांमार के प्रेसिडेंट हैं यू मिन योंग, वो क्या हुए हैं 30 मई को इंडिया आए हुए हैं, और वो कहाँ गए हुए हैं, मतलब कि आपका जो बोध गया है, आप सभी को पता होगा बोध गया में क्या हुआ था, है ना। सो बोध गया, वहाँ पर उन्होंने गया और ट्रैवल किया, फिर उसके बाद वो न्यू दिल्ली आए, ट्रैवल किया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी और जो प्रेसिडेंट है उन सब से यहाँ पर मिला। अब बोध गया की इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता होगा, बोध गया क्या है, एक आपका हिस्टोरिकल साइड है और बुद्धिस्ट होलिस्ट पिलग्रिम भी यहाँ पर है, यहाँ पर आपका महाबोधि टेम्पल भी है। सो म्यांमार के प्रेसिडेंट यू मिन योंग ने इस टेम्पल को भी विजिट किया है। ठीक है, सो दिस इज़ अ मेजर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ये आपकी फर्स्ट विजिट है इंडिया की, मतलब म्यांमार की फर्स्ट विजिट टू इंडिया बाय योंग इन हिज कैपेसिटी एज अ प्रेसिडेंट हियर। अब देखिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पूरा, इसमें अभी जो रीसेंट विजिट है क्या क्या यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो देखिए
अभी रिसेंट विजिट हुई, हमने यहाँ पर देखा कि उन्होंने महाबोधि जो टेम्पल है बोध गया उसे यहाँ पर विजिट किया है। अब यहाँ पर इंडिया के लिए म्यांमार मैटर क्यों करता है? सबसे पहले ये गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया और हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो म्यांमार क्या है, उसका एक गेटवे है। हम म्यांमार के साथ देखो क्या बॉर्डर भी यहाँ पर शेयर करते हैं, 1643 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार का यहाँ पर शेयर होता है। और ये बहुत, म्यांमार जो है आपको ईस्ट साइड में अगर जाना है ना, ईस्ट एशिया की तरफ आपको मूव करना है, तो कनेक्टिविटी के लिए म्यांमार हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर हो जाता है। एक चाइना फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चाइना ने क्या किया हुआ है, अपना जो इन्फ्लुएंस है आफ्टर 2021 यहाँ पर जब कूप होता है, मिलिट्री कूप होता है म्यांमार में, उसके बाद से चाइना ने क्या किया है, अपना जो एक तरीके से इन्फ्लुएंस है म्यांमार में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। अब चलिए हम इंडिया और म्यांमार की इकोनॉमिक टाइज के बारे में बात कर लेते हैं। सो इंडिया और म्यांमार का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 1.95 बिलियन है 2025 एंड 26 डेटा के अकॉर्डिंग। वो दोनों साइड यहाँ पर क्या है, जो ट्रेड होता है वो रुपीज़ और क्यात सेटलमेंट में है, मतलब हम डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इंडिया और म्यांमार हम रुपीज़ और क्यात में हम यहाँ पे सेटलमेंट आपका हो रहा है। उसके साथ साथ हमारा जो क्रिटिकल मिनरल्स है और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसके साथ भी हमारा कॉपरेशन हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पर आई होप क्लियर होगा। पीपल टू पीपल टाइज आप सभी को पता होगा कि इंडिया ने यहाँ पर मैकॉन्ग गंगा जो हमारा स्कॉलरशिप था म्यांमार के स्टूडेंट्स के लिए, उसे अब क्या 36 से करके कितना 100 एनुअली यहाँ पर कर दिया है। आप लोगों को ये बता दिया जाए, ठीक है। सो ये बिग अपडेट हो जाती है। उसके बाद हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स भी म्यांमार में चल रहे हैं। सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाता है, जिसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि कोलकाता सितवे जो पोर्ट है पलिटवा और मिजोरम, इसे कनेक्ट किया जाएगा। फाइन, हमारा ये एम है कि हम इसे 2027 तक ये पूरी तरीके से आपका फुल ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। सेकंड प्रोजेक्ट क्या है आपका, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्रायलैटरल हाईवे। हम इस हाईवे को लेकर आए थे जिसमें हमारा जो मणिपुर का मोने है और मेसोत थाईलैंड का, इसे पूरा कनेक्ट किया जाएगा। सो इसमें प्लान किया गया है कि इसका जो एक्सटेंशन होगा टू कंबोडिया, उसके बाद लाओस और वियतनाम तक भी इसका क्या होगा, आपका पूरा एक्सटेंड किया जाएगा। इसका टारगेट था कि हम 2019 तक इसे कंप्लीट कर लेंगे, बट इट वाज डिलेड ड्यू टू सिक्योरिटी चैलेंजेस। यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस के चलते म्यांमार में जो थोड़ा कूप भी हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है टाइमली कंप्लीट नहीं हो पा रहा। सो यही चैलेंज आ रहे हैं, क्योंकि म्यांमार में हमें इंटरनल कन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी के कारण ये सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है। उसके बाद आर्म ग्रुप ने क्या किया है, जो टेरिटरी का बहुत बड़ा जो एक कॉरिडोर है उसे यहाँ पे कंट्रोल करके रखा है। बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन में डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं और चीज़ें क्या हो रही हैं, हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल हो रही हैं, और इसकी वजह से जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें डिले देखने को मिल रहा है। सो यहाँ से हमें क्या टेक अवे हम ले सकते हैं कि इंडिया का जो एंगेजमेंट है म्यांमार के साथ ये बहुत ही ज़्यादा प्रैग्मेटिक है, और उसे हमें फ्यूचर ओरिएंटेड यहाँ पर बताना होगा, जिसमें हमें कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, ट्रेड, पीपल कनेक्शन, जितने भी चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसे बैलेंस करते हुए चलना होगा। ठीक है, आई होप ये आपको इंडिया का जो मतलब म्यांमार के साथ एक रिलेशन है वो आपको पूरा क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने सारी चीज़ें जो मैंने अभी पिक्चर में आपको क्लियर किया है वही यहाँ पर डिस्कस किया गया। आगे बढ़ते हैं, चाइनाज रोल इन द इंटरनेशनल ऑर्डर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चाइना के रोल के इंटरनेशनल ऑर्डर में। देखिए ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, मतलब सारे ही आर्टिकल ऑब्वियसली अच्छे ही होते हैं, बट इस आर्टिकल में आपको कुछ नया सीखने के लिए ये मिलेगा कि अगर हम लास्ट 6 मंथ से देखते हैं, है ना, लास्ट 6 आप दिसंबर 2025 से अगर हम देखें और अभी हमारा क्या मई 2026 कंप्लीट हुआ है, ये लास्ट 6 मंथ में हमने ये देखा है कि जितने भी हमारे लाइक पॉलिटिकल लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ओके, उसके बाद फ्रेंच के बाद जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं, फ्रेंच, ब्रिटिश, इवन यूएसए के जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो चाइना की विजिट में जा रहे हैं, है ना। रशियन प्रेसिडेंट का भी व्लादिमीर पुतिन ने भी यहाँ पर चाइना की यहाँ पर विजिट की है। सो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? समझ में हमें ये आ रहा है, आप सभी को पता है इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन क्या है। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पर वेस्ट एशिया में देखेंगे वहाँ पर ईरान और इजराइल, पैलेस्तीन, ये सारी जो कंट्रीज़ के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। तो चाइना यहाँ पे एक बेस्ट मेडिएटिंग फैक्टर के रूप में, मतलब वर्ल्ड में इन आइज ऑफ अ वर्ल्ड करेंटली चाइना एक तरीके से बेस्ट मेडिएटिंग फैक्टर निकल कर आ रहा है।
ओके। सो सच इंटेंसिव, ये पूरा हाई, देखो फ्रेंच के प्रेसिडेंट, ब्रिटेन के आपके प्राइम मिनिस्टर, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट, ये आपके हाई लेवल कितने हैं डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स इस टाइम पर यहाँ पर हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अटेंशन ग्रेप कर रहा है। ओके। सो यहाँ पर आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सच इंसिडेंट आर एक्सट्रीमली रेयर एंड अंडरलाइन चाइनाज इमर्जेंस एज अ सेंट्रल हब फॉर ग्लोबल डिप्लोमेसी। यहाँ पर चाइना एक ग्लोबल डिप्लोमेसी का सेंट्रल हब निकल कर आ रहा है। क्यों? इंडीड फेसिंग एन इंक्रीजिंगली फ्लूइड टर्बुलेंस एंड चैलेंजिंग इंटरनेशनल ऑर्डर, दीज विजिट्स आर टेलिंग एग्जाम्पल ऑफ चाइनाज यूनिक रोल इन मेडिएटिंग बिटवीन वर्ल्ड लीडर्स। तो ये जो विजिट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस टाइम पर जो वर्ल्ड के लीडर्स को चाइना एक बहुत ही यूनिक मेडिएटर की तरह सामने निकल कर आ रहा है। सिंस द फाउंडिंग ऑफ पीपल्स ऑफ चाइना एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, पीस हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ डिप्लोमेटिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम इंडिया की बात करते हैं, अगर हम देखो ऑन यूएस रशिया एंड यूएन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एग्रीड ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप एंड स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। सो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि चाइना के साथ एक कंस्ट्रक्टिव और आपका स्ट्रेटेजिक जो रिलेशनशिप है उसको बिल्ड किया जाएगा और स्टेबिलिटी पर फोकस किया जाएगा। सो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि इस टाइम पे दो ताइवान के साथ जो क्वेश्चन है वो तो ठीक है, वो यहाँ पर थोड़ा सा रीयूनिफिकेशन हमें दिख रहा है, बट स्टिल यहाँ पर ताइवान को का जो इशू है अभी, इसको ताइवान की इंडिपेंडेंस पर वो भी सारी चीज़ें चल ही रही, बट ये जो विजिट्स हैं वो एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए क्या कर रही हैं, वो कर रही हैं। सो ट्रेड एज अ नेसेसरी फॉर पीस। अब इसमें ये भी कहा गया है कि ट्रेड को हमें कंटिन्यू करना है, क्योंकि ट्रेड हम नहीं रोक सकते, अब चाइना पता ही इसके बारे में। सो इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन वॉज ऑल्सो अ प्रायोरिटी ऑफ द लीडर्स विजिट्स वाइल ड्वेलिंग डीपनिंग इकोनॉमिक टाइज विद ईच ऑफ 4 कंट्रीज़। तो हमें जितने भी 4 कंट्रीज़ हैं इनके साथ हमारे जो इकोनॉमिक और ट्रेड कॉपरेशन है वो और ज़्यादा यहाँ पर डीप करने की बात की गई है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इन एज ऑफ AI पॉप रिटर्न्स टू ओल्डर कंसर्न टेक्नोलॉजी वेल्थ इनइक्वालिटी। मैं इसको शॉर्ट में अगर आपको ब्रीफ करूं, बेसिकली इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, एक तरीके से जो ह्यूमन की जॉब से उसको टेक ओवर कर रहा है। और यूएसए आज के टाइम पर, अभी प्रेजेंटली हम जून 2026 में हैं, बट यूएसए आज के टाइम पर हमसे 6 months अहेड है इन द टेक्नोलॉजी ऑफ AI हियर। फाइन। और यूएसए में भी हमें ये थोड़ा सा कंसर्न दिखाई दे रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है आपका AI है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है ह्यूमन की जॉब पर। अब इससे क्या हो रहा है, बेसिकली AI के थ्रू से, AI से जो आपकी वेल्थ जनरेट हो रही है, इससे क्या हो सकता है, आपको इनइक्वालिटीज़ देखने को मिल सकती है। लाइक बिग कंपनीज़ हैं वो AI का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और इसके वजह से जो ले ऑफ है वो बहुत ज़्यादा आपका क्या हो रहा है, इस टाइम पर इंक्रीज़ हो रहा है। क्या ले ऑफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो लेबर्स हैं, उनकी जॉब यहाँ पर जा रही, बट जो फ़ायदा हो रहा है वो किसको हो रहा है, कंपनी को हो रहा है, उनकी वेल्थ पर यहाँ पर जनरेशन हो रहा है, और बिकॉज ऑफ दिस हमें इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ सकती है। सो दिस इज़ वेरी एक्सक्लूसिव हियर। ओके, सो आई होप इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं। सो द AI रिवोल्यूशन में डिमांड अनदर सच एडजस्टमेंट। द डिबेट इज नो लॉन्गर ओनली अबाउट रेगुलेटिंग AI फॉर सेफ्टी एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इट इज़ ऑल्सो about the distribution of wealth and power in the age of intelligent machine। तो आज के टाइम पर AI अब हमारा सिर्फ ये यहाँ पर उसे कैसे रेगुलेट करना है, उसको कैसे सेफली बनाना है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी वाला सब पार्ट नहीं रह गया है। आज के टाइम पर जो हमारा AI है वो वेल्थ का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पावर इस एज में किस तरीके से जो इंटेलिजेंस मशीन है इनइक्वालिटी को भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो आई होप इसमें ज़्यादा कुछ आपको इंगेज नहीं होना है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग आंसर करेंगे कि AI किस तरीके से आने वाले टाइम पर AI क्या क्या कर सकता है। अभी तक हमने सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी पर बात की थी कि हमारा जो पर्सनल डेटा है ये सारी चीज़ें, बट आगे के टाइम पर ये कैसे हमारी जो ह्यूमन जॉब से उसको टेक ओवर कर ही रहा है ये भी हमने देख ही लिया, लेकिन ये इनइक्वालिटी कैसे फैला सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगता है और यू वॉन्ट एन एड ऑन हियर, सो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट हियर। ओके, एंड कमेंट में अपने जो ओपिनियन से ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।